वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सॉल्ट्स, ऑल अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे सॉल्ट से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं आपके यूज़ ऑफ सॉल्ट्स। कहाँ कहाँ पर हम लोग सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं, हम लोग अपनी डेली लाइफ में हमेशा इन चीज़ों को सॉल्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सॉल्ट को। सबसे पहले बात आती है कि सॉल्ट्स होते क्या हैं। उससे पहले जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट होते क्या हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो देखिए सॉल्ट का फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इससे पहले जब हम लोगों ने एसिड और बेसिस पढ़े हैं तो हर जगह पर हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी है। एसिड की भी प्रॉपर्टी होती है, बेस की भी प्रॉपर्टी होती है, यानी दोनों ही कॉमन रूप से एक रिएक्शन देते हैं जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और हम लोगों ने हर जगह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी बनते हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो किसी भी एसिड, कोई भी एसिड, अब चूंकि एसिड होगा तो एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है ना, तो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन अगर डिस्प्लेस करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, डिस्प्लेस्ड बाय एनी मेटल, किसी भी मेटल के द्वारा डिस्प्लेस करा दिया जाए तो जो आपका सब्सटेंस बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्ट। तो डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि सॉल्ट्स आर द कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एसिड, किसी भी एसिड से। ठीक है ना, अब देखिए हाइड्रोजन आयन को हमेशा डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी जो होगी वो सर्टेन मेटल्स में ही होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ रखा है, किसी भी कंपाउंड से हमेशा उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ही अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है। तो जो भी सब्सटेंस, जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएंगे, या कुछ मेटल्स भी आपके हाइड्रोजन से नीचे आते हैं। तो जितने मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और जब वो डिस्प्लेस करेंगे, कहने का मतलब है कि अगर हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी, कोई भी एसिड लेंगे उसके साथ आप एक मेटल लीजिए जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ये आपकी रिएक्शन होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम सॉल्ट की बहुत सारे टाइप्स की बात करें, फैमिलीज़ की बात करें, तो सबसे पहले एक टर्म आता है कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होती है, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। इसके भी हम आपको एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम एसिड और मेटल की बात करें, मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एसिड हम ले लेते हैं HCl, है ना, और मेटल ले लेते हैं सोडियम। तो आपको पता है कि सोडियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, पोटेशियम के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा तो यहाँ पर आपका NaCl बनेगा और प्लस NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इवॉल्व हो जाएगी, ये आपकी बैलेंस है। तो ये जो NaCl बना ये आपका एक क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। अब देखिए सॉल्ट जो होते हैं वो अलग अलग एसिड से बनते हैं, है ना, अलग अलग एसिड से बनते हैं। तो एक और चीज़ आती है कि अलग अलग एसिड से प्राप्त होने वाले सॉल्ट्स को कहा क्या जाता है। देखिए जितने भी एसिड आपके HCl से प्राप्त होंगे वो आपके क्लोराइड सॉल्ट होंगे। कौन से सॉल्ट होंगे, क्लोराइड। जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से फॉर्म होने वाले सॉल्ट होंगे वो आपके क्लोराइड सॉल्ट कहलाएंगे। H2SO4 कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से प्राप्त होने वाले सल्फेट सॉल्ट कहलाएंगे, यानी सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट कहलाएंगे। ठीक, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, है ना, इससे बनने वाले जो होंगे वो आपके नाइट्रेट सॉल्ट कहलाएंगे। कौन से सॉल्ट कहलाएंगे, नाइट्रेट सॉल्ट कहलाएंगे। कार्बोनिक एसिड से प्राप्त होने वाले जितने भी आपके सॉल्ट होंगे कार्बोनिक एसिड से, वो आपके होंगे कार्बोनेट। जितने भी आपके एसिटिक एसिड
एसिटिक एसिड से बनने वाले जितने भी सॉल्ट होते हैं उन्हें हम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटेट कहते हैं। तो कोई भी सॉल्ट उस अगर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बनाया जा रहा होगा तो वो आपका क्लोराइड सॉल्ट कहलाएगा। H2SO4 के हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करके बनाया जा रहा होगा तो सल्फेट सॉल्ट कहलाएगा। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के H को हटा करके किया जाएगा तो नाइट्रेट सॉल्ट कहलाएगा। कार्बोनिक एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बनाया जाएगा तो कार्बोनेट कहलाएगा। और अगर एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बनाया जाएगा तो वो एसीटेट कहलाएगा। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट होते हैं, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट या एसीटेट सॉल्ट। ठीक, ये आपके हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब बात आती है हम लोग कैसे पता करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो देखिए, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है? फैमिली में कोई ना कोई एक चीज़ कॉमन होती है। क्या होती है? कॉमन होती है। फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट्स हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव आयन कॉमन। मतलब कोई भी दो ऐसे सॉल्ट जिनमें या तो पॉजिटिव आयन सेम हो या निगेटिव आयन सेम हो, वो आपका क्या कहलाएगा? फैमिली ऑफ सॉल्ट कहलाएगा, यानी उसको उसी फैमिली के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, कोई भी दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं Na2SO4, ठीक। दूसरा कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं Na3 या ले लेते हैं, चलिए K2SO4 ले लेते हैं, K2SO4 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको दो सॉल्ट्स लिए हैं। पहला सॉल्ट है Na2SO4, दूसरा है K2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अब इनके अगर हम आयंस की बात करें तो देखिए इसमें जो आयंस बनेंगे Na+ और SO4-, यहाँ पर आयन जो बनेगा K+ और SO4-। तो देखिए इन दोनों में कोई एक टर्म कॉमन है कि नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पर कोई एक टर्म कॉमन है। यहाँ पर नेगेटिव आयन आपका कॉमन है। अगर ये नेगेटिव आयन कॉमन है तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? तो हम इनको कहेंगे सल्फेट आयन, सल्फेट सॉल्ट्स हैं। कौन से सॉल्ट्स हैं? सल्फेट सॉल्ट हैं। यहीं पर अगर हम देखिए दूसरा एक और एग्जाम्पल लें, कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल मान लिया Na2SO4 को ही ले लेते हैं जो आपका पहले एग्जाम्पल है, और दूसरे एग्जाम्पल को ले लें NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए यहाँ पर Na+ और SO4- है, यहाँ Na+ और NO3- है। यहाँ पर कौन सा टर्म कॉमन है? सोडियम कॉमन है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? सोडियम सॉल्ट्स हैं, यानी सोडियम मेटल से बनने वाले सॉल्ट हैं। ये सल्फेट के सॉल्ट हैं। तो कहने का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही कॉमन हो या नेगेटिव ही कॉमन हो, दोनों में से या तो पॉजिटिव कॉमन होना चाहिए या नेगेटिव कॉमन होना चाहिए। जो टर्म कॉमन होगा वही उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दो सॉल्ट हैं जिनमें सोडियम कॉमन है तो वो सोडियम सॉल्ट कहलाएंगे। दो टर्म हैं, दो आपके पास कंपाउंड है, दो सॉल्ट हैं जिनमें सल्फेट कॉमन है तो वो सल्फेट सॉल्ट कहलाएंगे। अगर कार्बोनेट कॉमन होगा तो कार्बोनेट सॉल्ट कहलाएंगे। अगर आपके पोटेशियम कॉमन होगा तो पोटेशियम सॉल्ट कहलाएंगे। यानी जो आयन कॉमन हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, अगर सेम टर्म कॉमन होगा तो वो आपके क्या कहलाएंगे? सॉल्ट्स कहलाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की। तो अभी हमने आपको बताया, देखिए जितने ये सॉल्ट हैं हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये प्लस और माइनस में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो प्लस और माइनस में डिवाइड होने का मतलब है कि ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। जब हम लोग इनको डिसॉल्व कराते हैं वाटर में तो ये क्या होते हैं? आयंस में टूट जाते हैं। आयनिक कंपाउंड है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाएंगे, क्योंकि जनरली हमेशा एक मेटल होगा तो मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक। और चूंकि अब ये आयंस में टूट जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो ये आपके क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि अगर एक्वस सॉल्यूशन में ये आयंस में टूट जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऐसे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं
वो आपके क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो जितने भी आपके सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी कि सभी सॉल्ट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं। जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो वो आयंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इन्हीं पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस के आधार पर हम उनकी फैमिली को डिफाइन करते हैं। जो टर्म कॉमन होगा, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन, जो टर्म कॉमन होगा वही उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। बनते कैसे हैं, हमेशा या तो ये आपके देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनेंगे, या एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराने पर आपका सॉल्ट बनेगा। और अगर एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होती है ना। तो अगर HCl एसिड से बनाएंगे तो क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल से बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से बनाएंगे तो सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रिक एसिड से बनाएंगे नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड से बनाएंगे कार्बोनेट सॉल्ट, और एसिटिक एसिड से बनाएंगे एसीटेट सॉल्ट्स। अब हम आगे स्टडी करते हैं इसके बाद इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं नेचर ऑफ द सॉल्ट्स, यानी जो सॉल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं या जो सॉल्ट्स हमें मिलते हैं उनका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। तो देखिए एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है पीएच वैल्यू। अगर पीएच वैल्यू 7 होती है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएंगे, यानी ना तो उनके पास एसिडिक कैरेक्टर होगा और ना ही बेसिक कैरेक्टर होगा। अगर पीएच 7 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाएंगे, एसिडिक सॉल्ट कहलाएंगे। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाती है तो आपके क्या कहलाएंगे, बेसिक सॉल्ट कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे उनका जो कैरेक्टर है या उनकी जो नेचर है वो एसिडिक या बेसिक हो सकती है। तो देखिए सबसे बेसिक बात करते हैं, हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है कि जो एसिड और बेस आपस में मिलेगा तो सॉल्ट बनाएगा। अब चूंकि हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती हैं कि हो सकता है कि एसिड भी क्या हो, अगर हमारा एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग हैं, कैसे हैं, यानी स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो याद रखिएगा, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो आपका न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, प्लस वाटर बनेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप लें तो आपका जो है वो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। क्यों, सोडियम क्लोराइड किससे बनता है, NaCl जो होता है वो किससे बनता है, NaOH और HCl, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे HCl, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो आपका सब्सटेंस बनेगा NaCl प्लस H2O, तो ये जो NaCl बनेगा ये कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम कहें कि जो एसिड या बेस दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना, और दूसरा वीक हो, जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा, तो देखिए जो स्ट्रांग होगा, है ना, उसी का कैरेक्टर सॉल्ट के अंतर्गत आएगा। अगर स्ट्रांग एसिड है तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर आपका मान लेते हैं वीक एसिड होता और आपका बेस स्ट्रांग होता, स्ट्रांग बेस, तो जो आपका सब्सटेंस बनता वो आपका बेसिक सॉल्ट बनता। कैसा सॉल्ट बनता, बेसिक सॉल्ट बनता, यानी उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। क्यों, अब देखिए जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए HCl, और वीक बेस NH4OH ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जो आपका सब्सटेंस बनेगा, ठीक है ना, वो आपका क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2O। अब ये NH4Cl जो होगा ये एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिड जो है वो स्ट्रांग है जबकि बेस क्या है, वीक है। उसी स्थान पर अगर हम उल्टा कर दें, वीक एसिड को ले लें, ठीक है ना, वीक एसिड का मतलब जैसे हम लेते हैं कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, ये आपका एक वीक एसिड होता है ना, मतलब कार्बोनिक एसिड, और इसको रिएक्ट करा दें किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे मान लीजिए आप ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है कि ये आपका एक
स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो आपका सब्सटेंस बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये जो आपका सब्सटेंस होगा ये कैसा होगा, बेसिक होगा। तो जो देखिए नेचर ऑफ सॉल्ट्स की बात करते हैं तो आपके जो सॉल्ट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, या एसिडिक सॉल्ट होगा, या बेसिक सॉल्ट होगा। अब न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक पता लगाने के लिए हमें पीएच निकालते हैं। पीएच अगर 7 है इसका मतलब न्यूट्रल है, पीएच 7 से लेस है इसका मतलब एसिडिक सॉल्ट है, और अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हो जाएगा बेसिक सॉल्ट है। अब जो आपके सॉल्ट बनते हैं वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से या डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन से बनते हैं। तो अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो एसिड और बेस आपस में मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो देखिए इन्हीं एसिड और बेस जो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके आधार पर हमारे बनने वाले प्रोडक्ट की पीएच वैल्यू या उसका नेचर जो है वो डिफाइन हो जाता है। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका जो सब्सटेंस बनेगा या सॉल्ट बनेगा वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो आपका देखिए जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का कैरेक्टर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक होगा। लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, तो आपका जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, आपका न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कुछ सॉल्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला सॉल्ट जो हम लोग पढ़ते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जनरली जब हम लोग सॉल्ट बोलते हैं तो उसका मतलब कॉमन सॉल्ट से होता है यानी NaCl से होता है, लेकिन याद रखिएगा केवल NaCl ही सॉल्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं कॉमन सॉल्ट यानी NaCl। तो बात करते हैं कि NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये फॉर्म कैसे होता है या कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए एक आपका लेबोरेटरी मेथड जो होता है वो आपका होता है कि एसिड और बेस को हम मिला देंगे NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको, तो आपका NaCl बनेगा। ये हम लोग कई बार रिएक्शन इसकी लिख चुके हैं। हम लोग बात करते हैं कि जो इतने लार्ज लेवल पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत ही इसेंशियल सब्सटेंस होता है कॉमन सॉल्ट, ये बहुत ही इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी हम आपको यूज़ में बताएंगे कि किस किस इंडस्ट्री में किस किस रूप में इसका यूज़ किया जाता है ना। अभी देखिए जैसे कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं तो कॉमन सॉल्ट जो होता है ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। पहला आपका होता है सी वाटर इवेपोरेशन से। कैसे, सी वाटर इवेपोरेशन से। और दूसरा अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, अंडरग्राउंड डिपॉजिट माइनिंग करके, जैसे कोल की माइनिंग होती है ना, खदान से निकाला जाता है, सेम उसी तरीके से अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी नमक को भी खोद के निकाला जाता है। तो देखिए सी वाटर इवेपोरेशन का मतलब होता है कि आपको पता है कि सी वाटर में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड या कई तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो समुद्र के पानी को सैलो एरियाज़ में, छिछले एरियाज़ में एक लार्ज डिस्टेंस तक, बहुत लंबी दूरियों तक फैलाया जाता है और उसको इवेपोरेट होने दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब वो इवेपोरेट हो जाता है वाटर, तो जो नीचे बचता है वो केवल और केवल सॉल्ट्स बचते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो प्योर NaCl सॉल्ट नहीं होता, उसमें कुछ अदर सॉल्ट्स भी मिले होते हैं जिसे हम लोग पहले प्योरीफाई करते हैं और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेम आता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स की बात की जाए, आप पूछेंगे कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में कैसे नमक बन जाता है। तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में नमक बनता नहीं है। करोड़ों अरबों साल पहले जिन प्लेसेस पर पहले समुद्र, ओशियंस हुआ करते थे, वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं ग्राउंड्स में। तो जो वहाँ पर जो पानी था वो इवेपोरेट हो चुका है और उनके जो सॉल्ट्स हैं वो डिपॉजिट्स के रूप में अंडरग्राउंड क्या हैं, दबे हुए हैं, जिनको हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं। तो दो मेजर आपके पास सोर्स होते हैं, एक सी वाटर और एक अंडरग्राउंड डिपॉजिट से। इसके अलावा हम लोग लेबोरेटरी मेथड से एसिड और बेस की रिएक्शन करा करके भी सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है इसका यूज़ क्यों सबसे ज़्यादा होता है या कहाँ कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा। देखिए इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, सबसे पहले हम अपने हाउस होल्ड की बात करते हैं। कुकिंग में यूज़ किया जाता है, आपके खाने को स्वाद देता है, टेस्ट प्रोवाइड कराता है।
दूसरी बात, केवल ये टेस्ट प्रोवाइड नहीं कराता है, ये भी याद रखिएगा, हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए भी आपका NaCl बहुत ज़रूरी होता है। NaCl रिक्वायर्ड होता है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। आपके नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शनेट करने के लिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत होती है। इवन आपके मसल्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए भी NaCl की ज़रूरत होती है। इसके अलावा नमक का यूज जो होता है ये सोप इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की बात करें तो सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, घरों में हमने कुकिंग बताया। इसके अलावा आपके प्रिजर्वेटिव के रूप में चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए पिकल्स में भी यूज़ किया जाता है। नमक को हम लोग प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम और मसल्स को प्रॉपरली फंक्शनेट करने के लिए NaCl की रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत से इंडस्ट्रीज़ सोप या डिटर्जेंट या सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए हमें NaCl की रिक्वायरमेंट होती है। ये इसके यूजेस में आते हैं। ठीक, सबसे यूज़फुल यूज़ जो होता है वो यूज़ होता है आपका मेकिंग ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हम लोग NaCl का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, और कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो होता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, तो याद रखिएगा कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। और जब इस ब्राइन सॉल्यूशन का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना, या ब्राइन जो होता है, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आप समझिएगा पहले कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है किसी भी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो कराई जाती है ना। तो जब करंट फ्लो कराई जाती है तो वहाँ पर ये टूटता है तो आपका क्या बनता है? NaOH बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। प्लस केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता है, एनोड पर, चूंकि अब जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन और अल्कलाइन मतलब दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो इसका मतलब होगा कि आप ब्राउन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और क्लोरीन गैस मिलेगी। और कभी कभी पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए क्लोर एल्कली प्रोसेस है तो एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा एनोड पर क्लोरीन मिलेगी और कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगा। और ये तीनों सब्सटेंस जो तीनों जो प्रोडक्ट आपको मिले हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस से, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो होते हैं ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं लगभग अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन का यूज़ जो होता है, अगर हम बात करें, देखिए इसमें तीन सब्सटेंस हैं आपके पास। एक है आपका NaOH प्रोडक्ट, कौन कौन से हैं आपके पास? तीन हैं, NaOH है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है ना। तो देखिए क्लोरीन का यूज़ जो होता है आगे जा करके, इसके आगे, अब क्लोरीन गैस का यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं? क्लोरीन गैस का यूज़ हम लोग CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को बनाने में कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, है ना। केवल क्लोरीन को डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है इसको पानी में डाल दिया जाता है क्लोरीन को। तो जब क्लोरीन को पानी में डालते हैं तो पानी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं उनको ये किल कर देता है, तो ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन ये दोनों अमोनिया बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अमोनिया, आपको पता है कि अमोनिया जो गैस होती है ये आपका यूरिया बनाने के लिए यूज़ की जाती है, यानी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ही फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ किए जाएंगे, ब्लीचिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। क्लोरीन का यूज़ डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी
किया जाता है, तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में हो जाएगा। फिर बात आती है कि ये जो NaOH बचा या सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो होता है सोप डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाएगा। एक आपका आर्टिफिशियल फाइबर होता है जिसे हम लोग रेयॉन कहते हैं, ये आर्टिफिशियल फाइबर होता है, आर्टिफिशियल फाइबर है ना, इसको बनाने में यूज किया जाता है, रेयॉन के बनाने में। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोप इंडस्ट्री डिटर्जेंट बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर रेयॉन के बनाने के लिए। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन दोनों इंडस्ट्रीज में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। बात आती है हाइड्रोजन का, एक अमोनिया यूज हो गया। इसके अलावा जो आपका लिक्विड हाइड्रोजन होता है, इसका यूज आप रॉकेट में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, तीनों प्रोडक्ट, आपके तीनों प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं या बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए नमक का यूज़ किया जाता है, यानी ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इन तीनों प्रोडक्ट का यूज़ जो होता है वो आपके इंडस्ट्रीज़ में, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो ये आपका एक था पहला कॉमन सॉल्ट का यूज़। इसके आगे हम लोग स्टडी करते हैं और अदर सब्सटेंस को। नेक्स्ट आपके जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं, पहला हम लोगों ने पढ़ा NaCl, अब हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ये दो आपके सबसे यूज़फुल सॉल्ट या सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट होते हैं। तो देखिए जो आपका वॉशिंग सोडा बनाने का प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? 3 स्टेप्स में होता है ना। और पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। पहला स्टेप जो होता है, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, इसको अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं। जब हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है NaHCO3, यानी NaHCO3 जो होता है ये आपका कहलाता है बेकिंग सोडा। क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा। यानी इसके पहले स्टेप में हमें मिलता है बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नेमिंग होता है। ठीक, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जब हमें इस रिएक्शन में मिलता है तो याद रखिएगा कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में, इस वजह से ये हमें प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाता है या हम उसे छान करके अलग निकाल लेते हैं। तो ये बेकिंग सोडा जो होता है यानी NaHCO3 जो होता है ये हमको पहले स्टेप में मिल जाता है। ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है, नॉन कोरोसिव नेचर का होता है और ये प्रेसिपिटेट के रूप में हमें मिल जाता है। इसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो जो ये बेकिंग सोडा हमें यहाँ पर मिल गया, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ या यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि बेकिंग सोडा का यूज जो होता है वो हम लोग एंटासिड के रूप में भी करते हैं। एंटासिड का मतलब हो जाएगा एसिडिटी को समाप्त करने वाली टैबलेट के रूप में या लिक्विड के रूप में हम इसे पी सकते हैं। बेकिंग पाउडर आपके भोजन बनाने में यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि ये नॉन कोरोसिव होता है इसलिए ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज जो होता है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये इनका NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, एंटासिड के लिए, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। और ये जो होता है ये पहला प्रोसेस जो हम लोग वॉशिंग सोडा बनाने का जो पहली स्टेप होती है उसमें हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है। अब ये जो बेकिंग सोडा हमें मिला है, इस बेकिंग सोडा को अगर हम हीट प्रोवाइड करा दें, गर्म कर दें, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होगा वो अलग निकल जाएगा। तो आपका बचेगा Na2CO3। ये जो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, इसे हम लोग कहते हैं सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा एस कहा जाता है। ठीक, ये Na2CO3 है और यही Na2CO3 का जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है वाटर के साथ 10H2O का, ये आपका कहलाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये आपका कहलाता है वॉशिंग सोडा। क्या कहलाता है? वॉशिंग सोडा। ठीक, अब याद रखिएगा बहुत से ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनके साथ
हमेशा वाटर जुड़ा रहता है, वाटर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के जो हैं वो उस कंपाउंड के साथ जुड़े रहते हैं। तो किसी भी सॉल्ट में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपका कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ये जो वाटर प्रेजेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई तरीके के आपके सॉल्ट आपको मिलेंगे जिनके साथ आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो याद रखिएगा ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये उसके मॉलिक्यूल या क्रिस्टल में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर इसको गीला करने का काम नहीं करता है, यानी ये इसको वेट नहीं करता है। इसके एक मॉलिक्यूल में, एक क्रिस्टल में इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ये जो वाटर प्रेजेंट होता है किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल में, ये उसको कलर भी प्रोवाइड करा सकता है, शेप साइज कुछ भी प्रोवाइड कराता है। और जब हम इसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका ये जो वाटर होता है ये वेपराइज हो जाता है और उसका कलर, जो भी कलर होगा उसका कलर खत्म हो जा करके एकदम वाइट हो जाता है। ठीक, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा CuSO4.2H2O, है ना, जिप्सम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होता है। तो ये सभी जितने भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं इसे हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। अब हम बात करते हैं ये जो आपका सोडियम, आपको क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो आपको मिलता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे हमने लिखा है इसको वॉशिंग सोडा क्यों कहा जाता है, इसको वॉशिंग सोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है डस्ट पार्टिकल, डर्ट, ग्रीस, ऑयल, इनको हटाने का काम करता है आपकी क्लॉथ पर, कपड़ों पर जो लगा होता है, इसीलिए इसे क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, साफ करने वाले। और क्लींजिंग एजेंट का यूज़ होगा तो इसका मतलब है कि इसका यूज़ होगा वो डिटर्जेंट और सोप बनाने में किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके वाटर में परमानेंट हार्डनेस होती है, वाटर में हार्डनेस दो तरीके की होती है, एक परमानेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है। तो जो परमानेंट हार्डनेस को हमें हटाना होता है, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में जब कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्री में, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी आपके वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। लास्ट आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जिनके बारे में पढ़ना है, पहला आपका है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और वाटर मिलता है। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है और अगर हम इसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीन गैस देता है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये CaOH का Al2H + Cl2 जब हम रिएक्ट कराते हैं तो CaOCl2 बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, सॉल्युबल होता है। दूसरा, जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। अब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका यूज जो होता है ये ब्लीचिंग के लिए किया जाता है, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आपके पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने से पहले जो वुड पल्प होता है ना, उसकी ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। और ब्लीचिंग का मतलब होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लीचिंग क्या होती है तो किसी भी कलर्ड सब्सटेंस पर अगर हम इसको डाल दें तो उसका कलर जो होता है वो उड़ जाता है, यही प्रोसेस आपका ब्लीचिंग कहलाता है। तो इसका यूज़ जो होता है कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प की ब्लीचिंग के लिए किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। लास्ट आपका जो सब्सटेंस है जो हमको पढ़ना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहली बात, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये आपका बनता है जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। ठीक, तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये होता है कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी इसमें हाफ H2O मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर में होते हैं। तो ये हाफ H2O कैसे होता है? तो याद रखिएगा हाफ H2O एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअल में होता क्या है कि CuSO4 के दो मॉलिक्यूल्स एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो
प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक अदर फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2CuSO4.H2O। तो चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों सेम होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई भी मॉलिक्यूल आधा, डेढ़, तिहाई इस तरीके के 1/2, 1:1/2 इस तरीके के फॉर्म में नहीं होता है। तो जब इस तरीके से हम इसको लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कॉपर सल्फेट के दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या कर रहे होते हैं, आपस में शेयर कर रहे होते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CuSO4.12H2O, या लिख सकते हैं 2CuSO4.H2O, है ना। बनता कैसे है, तो हमने आपको बताया जिप्सम जो होता है कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी 2H2O, जब हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं तो इसका वाटर जो है वेपराइज हो जाता है और हमें देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट सब्सटेंस होता है, पाउडर के फॉर्म में मिलता है, ठीक। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि जब भी ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। तो ये हार्ड सब्सटेंस जब ये बन जाता है तो इसका यूज़ जो होता है वो कहाँ पर होता है, हॉस्पिटल्स में। आपके बोन जब क्रैक हो जाते हैं तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है। बहुत से खिलौने बनाने में यूज़ किया जाता है। स्टैचूज़ बनाने के लिए जो कास्ट बनाई जाती है उसमें यूज़ किया जाता है। आपके घरों की सीलिंग्स वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है ना। और भी डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमेशा याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सभी सॉल्ट्स के बारे में स्टडी किया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।